दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि दिन भर किस तरह से खबरें आगे बढ़ रही थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। पूरी खबर पर डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए यह कार्रवाई कैसे हुई, किस आधार पर हुई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये केस करीबन 6 से 7 साल से चल रहा था सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और उन पे साफ तौर पे एक आरोप थे कि उन्होंने कोलकाता की एक शेल कंपनी से में पैसे लगाए और वो पैसे को वापस रूट करके ज़मीनें खरीदी। दिल्ली के आसपास एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे खरीदी गई। एक सर्च में उनकी एक डायरी मिली थी जिसमें डिटेल मिली थी कि सत्येंद्र जैन ने करीबन 5 करोड़ रुपए का कैसे इन्वेस्टमेंट किया। तो कई समय से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो हमेशा इस पूछताछ से या तो बच रहे थे या जब भी ईडी बुलाती थी तो आने से मना कर देते थे। इसी वजह से ईडी ने उनका आज फिर सम्मन किया, उनको वहाँ पे बुलाया, लेकिन जो आंसर्स थे वो काफ़ी ऐसे थे कि जिससे ईडी संतुष्ट नहीं थी। इसलिए उन्होंने सत्येंद्र जैन को आज अरेस्ट कर लिया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने ये केस पहले लिया था, सीबीआई भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी ने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया था, जिसको ये डी अटैच करने के लिए हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिला था। तो ये ईडी का एक बड़ी कार्रवाई आपके एक नेता के ऊपर हुई है, जो कि अरविंद केजरीवाल के काफ़ी खास माने जाते हैं। और आपने बिल्कुल बताया कि इससे कुछ दिनों पहले भी उन पर कार्रवाई हुई थी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शायद उनकी फैमिली से जुड़ी हुई मेरे ख्याल से 5 करोड़ के आसपास की फैमिली को अटैच भी किया था। बिल्कुल, ये प्रोसीजर के तहत जब, क्योंकि उनको पता लगा कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इसी के तहत उन्होंने ये 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको अटैच किया था। और उस अटैच के बाद वो इस केस को वो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था कि आप इसको जो ईडी ने अटैच किया है वो सही नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दी थी और ईडी के स्टांस को सही माना था। तो वो अब उसके बाद अब सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया है। आपके नेता चाहे जो कहें कि 8 साल पुराना केस है, ईडी अभी तक क्या कर रही थी? ईडी बिल्कुल अपना काम कर रही थी, तभी उन्होंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया, प्रोसीड ऑफ क्राइम को तय किया। और जब सत्येंद्र जैन इन सब बातों का सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था, उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। तो आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अब बीजेपी स्वाभाविक तौर पर इस पर चुटकी भी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि देखिए, ईमानदार पार्टी के ईमानदार विधायक, क्या इन पर इल्जामात थे वो तरुण ने आपको बताया। आपको एक बार फिर से बता दें फटाफट से, कोलकाता की कंपनी से जुड़ा हवाला का लेन देन का ये मामला है। इससे पहले जैसा कि तरुण ने भी बताया कि उनकी फैमिली से जुड़ी लगभग 5 करोड़ की संपत्तियों को अटैच भी किया गया था। जैन के करीबी लोगों का कुछ ऐसी कंपनियों से रिश्ता था जिनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच चल रही थी। और जैसा कि तरुण बता रहे हैं कि बार बार उनको समन किया गया था, उनसे इसका सवाल जवाब किया जा रहा था, लेकिन आरोप यह है कि वो बिल्कुल भी जो ईडी है उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। वो अपने पूरे जो बयान दे रहे थे वो ईडी की नज़र में पर्याप्त नहीं थे, और लिहाजा अब आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फिलहाल जो खबर आ रही है कि इस पैसे के उपयोग वो ज़मीन की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और आसपास जो कृषि भूमि होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसकी खरीद के लिए लिए गए जो कर्ज होता है, जो ऋण होता है, उसकी अदायगी के लिए किया गया था। तो कुल मिला के ये घुमा फिरा के एसेट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वो रास्ता जो था, वो आरोप ये है कि वो इल्लीगल रास्ता था, जिसके आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के एक भारी भरकम मंत्री, आम आदमी पार्टी के हेल्थ का जो पूरा का पूरा वो दावा करते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म किया, उसका बड़ा चेहरा, आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े ओहदे और कद के नेता मंत्री, उनकी गिरफ्तारी स्वाभाविक तौर पर विपक्षी पार्टियों को आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेने का मौका दे रही है। लेकिन सीरियस इस नोट पर
कि खुद को आम आदमी पार्टी जो बड़ा ईमानदार पार्टी कहती है, जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी कहती है, उसके कितने बड़े मंत्री पर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होना। अब इस पर आम आदमी पार्टी क्या सफाई देती है? क्या जिस तरह का त्वरित एक्शन भगवंत मान सरकार ने पंजाब में लिया कि सिर्फ एक खबर आई भ्रष्टाचार की और उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्या सत्येंद्र जैन की कोई उनको सैक किया जाएगा केजरीवाल साहब की तरफ से, उनको बर्खास्त किया जाएगा, ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली सरकार को घेरने का लग चुका है। चलिए, तो आज दिल्ली सिर्फ इसी वजह से ही सुर्खियों में नहीं रही, बल्कि न्यूज चैनल्स पर दिल्ली कुछ और वजहों से भी छाई हुई थी। और यह वजह थी कुछ विजुअल्स। जी हां, वो दिल्ली एनसीआर में अचानक जो बारिश हुई, आंधियां जो चली, शाम आते आते दिल्ली एनसीआर में जो मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तेज धूल भरी आंधी के बीच दिल्ली एनसीआर में दिन में रात जो हो गई, वो दिन भर ये विजुअल छाए रहे जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश शुरू हुई। इससे लोगों को बारिश से थोड़ा राहत तो जरूर मिली, लेकिन आंधी तूफान ने परेशान भी किया। तेज आंधी के चलते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें हैं और उन खबरों की पुष्टि ये विजुअल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक और खबर सबकी जुबान पर रही और बड़ी इंस्पायरिंग खबर थी। इससे पहले करीब 2 बजे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के रिजल्ट की घोषणा हुई। सिविल परीक्षा में टॉप 3 स्थानों पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे पायदान पर अंकिता अग्रवाल हैं और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला काबिज हुई हैं। और जब से ये रिजल्ट सामने आया है, बड़ा इंस्पायर लोगों को कर रहा है और एक तरह से प्रेरणा भी दे रहा है। जो लोग इस बार यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, हमारी उनके लिए भी आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। और जो ये परीक्षा पास करके अब देश के विकास में अपना योगदान देंगे, उनको भी जी बिजनेस की बहुत बहुत बधाई। और दोपहर करीब 1 बजे कर्नाटक से बड़ी खबर आई। यहां किसान नेता राकेश टिकैत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काली स्याही फेंक दी गई। तकरीबन 6 लोगों ने उन पर काली स्याही फेंकी है। और यही नहीं, मंच पर राकेश टिकैत के साथ युद्धवीर सिंह पर भी काली स्याही फेंकी गई। इसके साथ ही आरोपियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सियां भी तोड़ी। बताया जा रहा है कि तमाम जो आरोपी हैं वो पत्रकार बनकर टिकैत की प्रेस वार्ता में घुसे थे। फिलहाल स्याही फेंकने और तोड़फोड़ करने वाले तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब टिकैत साहब का ये कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है, वो भी सरकार की। और इससे कुछ देर पहले 11 बजे तक ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां जाहिर की। कोर्ट ने सुनवाई को 4 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। उधर ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपनी अगली तारीख जो इस मामले की रखी है वो 8 जुलाई की रखी है। और इससे पहले जब आज सुबह लोगों की आंखें खुली तो एक दिल दहला देने वाली खबर आई। नेपाल में एक विमान हादसे की खबर ने सबको झकझोर के रख दिया। अधिकारियों के मुताबिक विमान का मलबा मिल गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद हादसे में मारे गए लोगों के शव भी मिलने शुरू हो गए। अब तक इस हादसे में 14 शव निकाले जा चुके हैं। बता दें कि तारा एयर का विमान रविवार की सुबह पोखरा से उड़ान भरने के कुछ समय बाद नेपाल के पर्वतीय इलाकों में लापता हो गया था। इसमें 4 भारतीय, 2 जर्मन और 13 नेपाली नागरिकों समेत कुल 22 लोग सवार थे। चालक दल के 3 नेपाली नागरिक भी इसमें सवार थे। और आज सुबह सुबह एक बार फिर रोज की तरह कोरोना के आंकड़े भी आए। कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक बार फिर से वायरस के मामलों में थोड़ा तेजी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में एक बार फिर देश में कोरोना के 2700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते दिन देश में 2706 मामले आए थे। आपको याद होगा बीते कुछ दिनों में ये वापस मामले थोड़े से 2000 के आसपास आने लग गए थे। बीच में 3000 के पास भी गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा आंख मिचौली वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसलिए सलाह यही दी जा रही है कि कोरोना भले ही आपको लग रहा हो कि चला गया है, अब हर कोई बिना मास्क के मार्केट्स में एक दूसरे के मिलने जुलने के लिए बिल्कुल बेरोक टोक बेखौफ होकर मिल रहा है, जुल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन सलाह यही कि सतर्क रहें इस दौरान, क्योंकि पिछले एक दिन के दौरान 25 लोगों की मौत भी हुई है और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 18,000 के आसपास अभी हैं। एक और हादसा की खबर सुबह सुबह आई तो लोगों का दिल दहल गया। हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक ट्रक
एक लॉरी से टकरा गया और 10 लोगों के घायल होने की खबर आई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ राहत और बचाव का अभियान शुरू किया गया। तो दिन भर क्या हुआ इसका हमने डिटेल आपको दे दिया अपडेट में, न्यूज अपडेट में। अब आज की कवर स्टोरी शुरू करते हैं। और आज की कवर स्टोरी हमने चुनी है मॉनसून। देशवासियों को चिलचिलाती गर्मी और इकोनॉमी को आधार देने के लिए मॉनसून दस्तक दे चुका है। मॉनसून देखिए आम लोगों के लिए, मौसम के लिए, खेती के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। और जिस तरह से महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है, महंगाई से निजात पाने में मॉनसून एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए मॉनसून एक बड़ी भूमिका निभाएगा, इसलिए मॉनसून की बात करना आज जरूरी है। मॉनसून ने केरल में समय से 3 दिन पहले दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 1 जून को मॉनसून आने वाला था, लेकिन इस बार 29 मई को ही मॉनसून ने केरल में एंट्री ले ली है और अगले कुछ दिनों में केरल के बाकी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। अब मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक अगले 5 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, आपका नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, त्रिपुरा, फिर इधर आप आंध्र प्रदेश आ जाइए, तेलंगाना, फिर कर्नाटक, उधर आप नॉर्थ में चले जाइए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, इन तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन हीट वेव की आशंका तो नहीं है, क्योंकि मानसून की जो बरसात पड़ेगी उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। मानसून की दस्तक हीट वेव को कम करने के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी काफी अहम है। मानसून भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में मानसून सीजन के दौरान एनुअल रेनफॉल की 70% बारिश होती है। इसका सीधा असर खरीफ की फसलें, दालों, सोयाबीन की फसल में देखने को मिलता है। अब मानसून के आते ही किसान इन फसलों को बोना शुरू कर देते हैं। देश की जरूरत का 50% खाद्यान्न गर्मी की फसलों से जो आता है और मानसून में अगर देरी होती है तो इससे सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मानसून का इकोनॉमी और एग्रीकल्चर कनेक्शन। ऐसे में जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्यान्न की महंगाई जो है वो बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है अगर मानसून थोड़ा गड़बड़ हुआ तो। नॉर्मल मानसून से कम बारिश होती है तो सूखे के हालात भी पैदा हो सकते हैं। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान भले ही सिर्फ 15% है, लेकिन देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने वाला यह सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस देश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है। ऐसे में अच्छे मानसून का अगर आता है, आमद होती है, सीजन का हमें फायदा इकोनॉमी के स्तर पर भी पहुंचता है। अच्छे मॉनसून सीजन में किसानों की अच्छी फसल होती है। फसल अच्छी होने से फूड प्राइस कंट्रोल में रहते हैं। फूड प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई का 50% होता है। सीपीआई यानी कि जो महंगाई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई 2 होती है। सीपीआई जिसको रिजर्व बैंक भी आधार बनाता है अपनी पॉलिसी के लिए, वो उसका 50% हिस्सा फूड प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 50% हिस्सा होता है। सीपीआई को आरबीआई मॉनिटर करता है। इसका मतलब यह है कि मॉनसून सीजन काफी हद तक ब्याज दरों को लेकर आरबीआई के फैसले को भी प्रभावित करता है। अब खराब मॉनसून सीजन के चलते सरकार को खाने के तेल समेत कई चीजों का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ सकता है, तो वहीं कई कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट पर भी रोक लगानी पड़ सकती है। इससे कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की आशंका होती है। अच्छी फसल होने से कंज्यूमर गुड्स के लिए डिमांड बढ़ती है और ग्रामीणों की आय में भी इजाफा होता है। इससे इकोनॉमी को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, और इसीलिए आज इस पर हम बेहद खास चर्चा भी कर रहे हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश परावल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर भी जुड़ रही हैं। अदिति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक आम भाषा में जरा एक आम आदमी को समझाइए, इस बार बारिश कैसी रहेगी, खेती किसानी के लिए अच्छी रहेगी, और फिर बाद में मैं आऊंगा जो मौसम की जो अतिरेकी चाल हो जाती है क्लाइमेट के हिसाब से, वो कैसा असर रहेगा। लेकिन पहले एक आम आदमी किसान के लिए बताइए, मानसून कैसा रहने वाला है।
देखिए, इस बार जैसे हमने फोरकास्ट किया था स्काईमेट ने कि 98% फॉर लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच में जितनी बारिश होती है उसका लगभग 98% बारिश होगी। मौसम विभाग ने 99% बताया था। लगभग मतलब नॉर्मल मानसून होने की संभावना नजर आ रही है। जो नॉर्मल मानसून होता है, जितनी भी बारिश होती है उसका 96% से अगर 104% होता है तो नॉर्मल के कैटेगरी में आता है। तो यानी चौथा अच्छा मानसून इस बार रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जून के महीने में और जुलाई के महीने में बारिश काफी अच्छी होने वाली है, और उससे क्या फायदा होता है कि जून के महीने में अगर अच्छी बारिश होती है तो बुवाई समय पर हो जाती है। जुलाई में भी बारिश काफी अच्छी है। अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन जो सूखे जैसे हालात कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत के लिए ये मानसून काफी अच्छा रहने वाला है। जी। बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत के लिए ये मॉनसून अच्छा होगा। लेकिन क्या रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो इक्वल होगा, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले मैं अदिति जी के पास चलता हूं। अदिति मैम, इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा मॉनसून क्या संकेत दे रहा है? जो ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ था और उस पर जो महंगाई ने एक तरह से ब्रेक लगाने का काम किया है, क्या उससे मॉनसून पार पाने में हेल्प करेगा? थैंक यू। देखिए, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि मार्च के महीने में जो हीट वेव आई थी उससे जो पिछली क्रॉप थी, पर्टिकुलरली गेहूं की क्रॉप, उस पे काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट आया था। तो एक नॉर्मल मॉनसून एज इट इज़ हमारे जो रेजर्वोयर लेवल्स हैं वो पिछले साल से लगभग थोड़े से ऊपर हैं। तो अगर मॉनसून नॉर्मल होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम से पूरे इंडिया को कवर कर लेती है, तो जो खरीफ क्रॉप है उसकी सोइंग भी एक नॉर्मल पेस पे होनी चाहिए, जो एक पॉजिटिव होगा आगे जाके बोथ एग्रीकल्चरल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ जो रूरल कंजम्पशन डिमांड है, फार्म सेक्टर की कंजम्पशन डिमांड है, उसको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि अब हमें थोड़ा ये एप्रीहेंशन है कि वीट की क्रॉप का यील्ड कम होने की वजह से हो सकता है कि इंटरिम पीरियड में जो रूरल कंजम्पशन है, पर्टिकुलरली फार्म सेक्टर की, कुछ स्टेट्स में जहां वीट बहुत डोमिनेंट क्रॉप है वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा मिला जुला असर रहेगा। हालांकि आशाएं बहुत हैं। महेश जी, जो मैं आपसे जो कह रहा था कि क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन होगा, जैसे कि अदिति भी कह रही हैं कि अगर पूरे भारत में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेन का तो फिर मजा कुछ और है, फिर उसके हमारे फायदे ज्यादा होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कैसा रहेगा महेश जी? देखिए, जैसे हमने देखा कि पिछले कई सालों में अब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर मानसून पर भी दिखाई दे रहा है, और पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, और जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम मानसून जो अभी डिक्लेयर तो हो गया है, लेकिन मानसून की जो शुरुआत है बहुत ज्यादा कमजोर है। इस समय जो मानसून है वो हम कह सकते हैं कि बारिश काफी ज्यादा कम रहेगी पहले 10 दिनों में, जून के में। और ये जो केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश काफी अच्छी हो रही है, तो ये आगे भी जारी रहेगी। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मानसून डिक्लेयर हो जाता है तो किसान भाई अपना जो फसल की बुआई का काम शुरू कर देते हैं, तो कम से कम 10-12 दिन इंतजार कीजिए कि मानसून तो डिक्लेयर हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में इसकी जो बारिश है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली नहीं है। लेकिन अगर पूरे भारत का डिस्ट्रीब्यूशन देखें पूरे मानसून में, यानी 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में, तो मध्य भारत को अच्छी बारिश मिलने वाली है। खास करके आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके हो गए, और जो पूर्वी राजस्थान है और पूर्वी गुजरात है, इस इलाके में बारिश काफी अच्छी रहने वाली है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस इलाके में नॉर्मल बारिश रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान और जो सौराष्ट्र का कच्छ है उसमें सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश रहने वाली है, जो अभी तक का अंदाजा है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें क्या होता है कि जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा होता है बारिश का, तो बारिश काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज है, क्योंकि उसमें बारिश का जो औसत है बहुत ज्यादा है, उससे थोड़ी सी 10% या 15% कम रह सकती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और ये जो अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इस इलाके में भी सामान्य बारिश ही नजर आ रही है। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अदिति मैम, अभी तो हम
3 ट्रिलियन के आसपास है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसका भी 15% हिस्सा जो है वो खेती किसानी का है। एक बहुत बड़ा चंक है। 2025 तक हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन यानी कि 50 खरब डॉलर वाली इकोनॉमी बनने का। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें मॉनसून के साथ साथ और किन किन चीज़ों को देखना होगा? अगर मॉनसून, जैसा कि आप बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो भी कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जहां पर हमें एड्रेस करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में 2025 तक अगर हमें 5 ट्रिलियन ले जाना है और मॉनसून की उसमें निर्भरता को अगर हम देखें तो कैसे आगे बढ़ना होगा? नीतियां क्या होनी चाहिए हमारी? देखिए, स्पेसिफिकली अगर हम इस साल की बात करते हैं तो एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टाइमली मॉनसून ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा पॉजिटिव मैंने कहा कि जो रेजर्वोयर लेवल्स हैं वो पिछले साल से अभी थोड़े ऊपर हैं। दो चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा कंसर्न दे रही हैं। एक तो है फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, और दूसरी ये है कि जैसे जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव के जॉब्स होते हैं, लगता है कि रूरल इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लेबर बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में पिछले 2 साल अवेलेबल थी लॉकडाउन की वजह से, तो शायद वो अब कम होने की वजह से हो सकता है कि एकरेज पे थोड़ा सा असर आए। तो ये सब अभी हम चीजें वॉच करनी पड़ेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज का रिवाइव होना शायद ओवरऑल ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम सर्विसेज होंगे हाउस होल्ड के, वो शायद मेरे हिसाब से थोड़े बेहतर होंगे। अब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करी जाए तो देखिए उसके 3 पूर्वे हैं। एक है आपकी रियल ग्रोथ, एक है इन्फ्लेशन और एक है एक्सचेंज रेट। तो हाई रियल ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, अप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, अगर ये सब चीजें हो जाती हैं इकट्ठे तो 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट जल्दी मीट हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, हाई इन्फ्लेशन के साथ लॉजिकल मतलब वो इकट्ठे शायद हमें दोनों चीजें नहीं मिले। एब्सोल्युटली। तो हो सकता है कि 1 या 2 से 3 साल का, पॉसिबली 2 साल का डिले हो ये टारगेट को अचीव करने में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। महेश जी, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। जैसा कि हमने बताया कि खेती किसानी के लिए तो मॉनसून बहुत अच्छे संकेत लेकर आ रहा है, सामान्य रहेगा जैसे कि आपने बताया, लेकिन हमने देखा है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी बढ़ी हैं। जैसा आपने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हमने देखा है। पिछली बार भी हमने देखा उत्तराखंड से लेकर तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लैंडस्लाइड्स, बाढ़, अतिरेकी चाल जिसको मॉनसून की कहा जाता है। तो मौसम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के हिसाब से इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है सर? देखिए, जो पिछले कई सालों से हमने देखा कि मानसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि बंगाल की खाड़ी में, नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बनते थे, जैसे लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते थे, तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते थे। यानी कि वो आप कह सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली और पंजाब हरियाणा की तरफ मूव करते थे, जिससे कि इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लग जाती थी। लेकिन पिछले 5-7 सालों से ये जो वेदर सिस्टम है ये पश्चिम में मूव करना शुरू हुए हैं, यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और कभी कभी दक्षिणी मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान और गुजरात तक। तो जो जहां पर बारिश कम होती थी गुजरात में और राजस्थान में, वहां पर अब बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने लगी हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई वेदर सिस्टम बनेगा तो उसकी संभावना यही है कि वो पश्चिम में ही मूव करेगा। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो गुजरात के कुछ इलाके हैं और पूर्वी राजस्थान है, इस इलाके में बीच बीच में जब कोई बड़ा सिस्टम बनेगा तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जो इतनी तेज बारिश होती है, तो हमारे जो अभी भी इस तरह के रिजर्वर नहीं बनाए हैं हमने जो पानी को चैनलाइज करके इकट्ठा कर पाए। तो ये जो तेज बारिश होती है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन होती है या लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते हैं, मूसलाधार बारिश 24 घंटे 48 घंटे रहती है, तो उसके कारण ये बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को नुकसान होता है और ये पानी जमीन में नहीं जा पाता, यानी कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। तो ये संभावना अभी बनी हुई है इन इलाकों में। और असम में हमेशा जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी सहायक नदियां उफान पर रहती हैं। इस बार प्री मानसून में ही बाढ़ आ गई थी। तो इस बार भी जब भी तेज ऐसा कोई वेदर सिस्टम बनेगा जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, तो जरूर ये आसाम और उसके आसपास के इलाकों को परेशानी होगी। और कभी कभी जब नेपाल में हैवी रेन होती है तो बिहार में भी कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और ये जो अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मुंबई में जब भी कोई बड़ा सिस्टम बनता है तो मुंबई भी इस
तरह की बारिश को झेल नहीं पाता है। तो मुंबई में भी 3 या 4 बार इस तरह के एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बारे में क्लाइमेट या मौसम विभाग पहले से ही कम से कम 4 या 5 दिन पहले आगाह कर देगा, और जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिलेगा कि वो अपनी सावधानी बरत पाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। 3 से 4 ऐसे इवेंट हो सकते हैं मुंबई और आसपास, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली कैसे होंगे, कब होंगे, उसके लिए स्काईमेट हो गया, दूसरी एजेंसियां हो गई, भारत सरकार का मौसम विभाग हो गया, वो आपको 3-4 दिन पहले आगाह कर देंगे। और दूसरा, जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वहां पर कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंसेस और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मिल सकती हैं। असम में आपने बताया, बिहार का कुछ इलाका बताया, पूर्वी और पूर्वोत्तर का इलाका, यहां पर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो सरकारी एजेंसियां हैं, हमारी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो ऑलरेडी तैयारियां इसके लिए कर रही होंगी। आम आदमी को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और बाकी मौसम खेती के लिए और मौसम के लिए किस तरह का रहने वाला है, इस पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, थैंक यू सो मच। आइए, तो मौसम की तैयारी हमने आपकी करवा दी, मानसून कैसा रहने वाला है। अब जरा आज की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बीते कुछ दिनों से सत्ता के गलियारों में सबको परेशान किए हुए है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं, अब इसकी जांच तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मूसेवाला की हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ में कई कारें भी बरामद की गई हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया है, साथ में गोल्डी बरार। अब ये गोल्डी और लॉरेंस, ये 2 नाम सामने आए हैं जो इस हत्या में शामिल होने का, जिन पर पूरी तरह से शक है। सिंगर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी भी लिखी है और मांग की है कि हत्या की जांच सीबीआई और एनआईए से करवाई जाए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मूसेवाला की सुरक्षा कम करने के फैसले की जांच के आदेश भी दिए हैं। भगवंत मान ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह मामला सत्ता के गलियारों में खूब आज गर्म रहा। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आज घेरने की कोशिश भी की गई है विपक्षी दलों की ओर से, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के निवास को ही घेर लिया था। तो कुल मिला के ये अब लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू तो है ही, साथ ही साथ ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनका परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए इस मसले पर क्या कहना है लोगों का। पंजाब पुलिस हर वो संभव कोशिश करेगी जिसमें दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि एक नज़ीर, एक डिटरेंट बनेगा कि इस तरीके का जो है वो ना हो। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। कांग्रेस और भाजपा जो सियासत कर रहे हैं वो बहुत शर्म की बात है। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दीपक धीमान जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ग्राउंड रिपोर्ट्स तो हमें हमारे रिपोर्टर्स और आपके जरिए मिल ही रही हैं कि क्या क्या पल पल हो रहा है, लेकिन डार्क एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या हुआ, कौन है इसके पीछे? बरार, लॉरेंस का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन क्या कोई ठोस नतीजे पर इस वक्त पहुंचा जा सकता है कि एक्चुअल में इस मर्डर के पीछे कौन है? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज बीच में चली गई जरा। आखिर के जो आपके 2-3 वाक्य थे वो नहीं सुनाई दिए। ठीक है दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि पल पल के अपडेट तो आपकी टीम और हमारे संवाददाता सब भेज ही रहे हैं, लेकिन कहानी का जो छिपा हुआ हिस्सा है, द डार्क एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं, कौन है इस मर्डर के पीछे? लॉरेंस और बरार का नाम आ रहा है, लेकिन क्या कोई ठोस जानकारी, कुछ बातें क्या चल रही हैं, कौन है इस मर्डर के पीछे? जी, ये जो जानकारी अभी आ रही है, इसमें ये बात ठीक है कि ये जो पंजाब के जो सिंगर हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है और खूब पैसा उनके पास होता है। तो उस पैसे पर जो नज़र है वो 2 तरह के लोग हो गए हैं। एक गैंग फिरौती लेता है और दूसरे गैंग को पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो जो उसके बाद बचा जाए, प्रोटेक्शन मनी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ भी ऐसी चीज़ चल रही थी कि ये एक लंबा लॉरेंस बिश्नोई और जो मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ पीछे, या दूसरा गैंग जो है बम्बैया गैंग, इन दोनों के बीच में एक आपस में रंजिश चल रही थी इसी चीज़ को लेकर। तो ये जानकारी सारी सरकार के पास पहले से है
कि दोनों गैंग जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कई सारे गैंग काम कर रहे हैं। 15 के करीब करीब गैंग हैं जो अपना यहाँ से काम छोड़कर पंजाब से विदेश चले गए और विदेश से ऑपरेट करते हैं, वहाँ से संचालित करते हैं अपने लोगों को यहाँ, और लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें पता थी। आप इसकी गंभीरता इस चीज़ से देखिए कि जो ये सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, इन्होंने अपनी गाड़ी ले रखी थी बुलेट प्रूफ, इन्होंने खुद अपनी व्यवस्था ऐसे कर रखी थी। फिर इनको सुरक्षा कर्मी पंजाब सरकार ने मुहैया करवा रखे थे। अब जब आप पंजाब सरकार इनको सुरक्षा दे रही है तो इनकी हिफाजत का जिम्मा, इसकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ जो चूक हुई है बड़ी, वो एक जो प्रशासनिक अमले ने चूक की, सरकार ने चूक की, वो ये की कि ये इसमें राजनीतिक वाहवाही लूटने के चक्कर में जो इन्होंने सुरक्षा वापस लेनी शुरू कर दी सब में, उसमें ये नहीं देखा कि किसको किससे ज़्यादा जो है वो अपना चेतावनी मिल रही है या कितनी खतरनाक खतरा कितना है, उस खतरे को नहीं आंका, उसको नहीं भांपा। अगर लॉरेंस बिश्नोई अपना मूसेवाला के पीछे हैं तो समझ लेना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई कोई बच्चा नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करके जहां जहां उसने जो जो धमकी जब दी उसको अंजाम तक पहुंचाया है। तो इसको उसके बाद सार्वजनिक किया गया, सोशल मीडिया पर सरकार की तरफ से पोस्ट डाली जा रही है कि हमने इन लोगों की सुरक्षा वापस ले ली, उनके नाम लिखे गए हैं ऊपर। और जैसे ये चीज़ सामने आई है उसके बाद कल 5 सवा 5 बजे ये हमला हो जाता है, और जब हमला हो जाता है तो वहीं मौके पर उनको 30 के करीब गोलियां मारी जाती हैं। अब उसके बाद जो एक और गंभीरता की बात है, जहां गंभीर लापरवाही है, आपके पास सारा मामला आ गया, सरकार के पास सब कुछ पता चल गया, तो बजाय कि जो पुलिस है वो इसमें ये देखे कि इसमें कोताही कहाँ रही है पुलिस की, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी सुरक्षा की, वो एक राजनीतिक बयानबाजी करने डीजीपी आ जाते हैं शाम को 9 बजे और वो मूसेवाले की गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं कि वो अपने 2 गनमैन छोड़ के क्यों गए, क्योंकि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों छोड़ के गए। भाई आपका काम थोड़ी है ये बोलना कि क्यों छोड़ के गए क्यों नहीं गए, आप जवाब दीजिए इसका। ये डीजीपी का जवाब बनता था कि सुरक्षा की जिम्मेवारी मूसेवाले की, आप किस राज्य में रह रहा है, आप राज्य के प्रमुख हैं सुरक्षा के, आपसे चूक क्यों हुई, आप उनसे पूछिए पुलिस वालों से। किसी पुलिस वाले के पीछे कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि ये मर्डर कैसे हो गया। आप ये देखिए कि इस वक्त घल्लूघारा जो है वो पंजाब का बहुत बड़ा एक इसमें प्रदर्शन रहता है और पूरी पुलिस व्यवस्था वो चौकस रहती है। लोग आए, बाहर से आए, हमला कर दिया उन्होंने, और हमला करने के बाद मार दिया, मर्डर कर दिया, और उसके बाद आपको 28 घंटे लग जाते हैं और ये पता नहीं लगा पाते कि लोग हैं कौन और वो कहाँ गए, वो कैसे पकड़े जाएं। उसके बाद सरकार की आप लापरवाही देखिए कि परिवार मांग कर रहा है कि आप ये जांच करवाइए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, वो फैसला लेते लेते आपको फिर 15-16 घंटे लग जाते हैं, और उसका प्रेस नोट आप जारी कर देते हैं। प्रेस नोट जारी करने की आप जल्दबाजी करते हैं, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, उसका ऑर्डर जारी नहीं करते। जहां पंजाब की सरकार चलती है उससे 500 गज की दूरी पर हाईकोर्ट नहीं है, बिल्कुल, वो आपको वहां चिट्ठी भेजने के लिए आपको फिर 5-6 घंटे लगते हैं, और तब तक वो भी इसलिए लगते हैं कि वहां से परिवार ये दबाव बनाता है कि हम पोस्टमार्टम तब तक नहीं करवाएंगे जब तक आप इसकी जांच के आदेश नहीं देंगे, हम बयानों से भरोसा नहीं करेंगे जिस चीज पे। तो आप उसके बाद यानी कि परत दर परत दीपक जी इसमें बहुत सारी लापरवाहियां भी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा जो सबसे बड़ी लापरवाही जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वाहवाही लूटने के लिए कि देखिए साहब हमने तो सुरक्षा वापस ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि सुरक्षा आपने वापस लेनी थी किसी रणनीति के तहत, ठीक है आप वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, तो आपको नाम सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या थी जब आप जानते हैं कि वहां धमकियां दी जा रही हैं? नाम आपने सार्वजनिक कर दिए, बाकायदा लाउडस्पीकर लगा के बता दिया कि देखिए साहब ये अब सिक्योरिटी लेस आदमी है, आपने बता दिया। अब मुझे ये बताइए, जानकर हैरानी, हाँ जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चिट्ठी जारी की है इन्होंने सोशल मीडिया में, उसके ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ है। तो सरकार का सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो सोशल मीडिया पर जा रहा है, वो सरकार ने लीक कर दिया। सीक्रेट डॉक्यूमेंट सरकार ने लीक कर दिया। सीक्रेट सरकार ने ही लीक किया, सरकार के महकमे ने लीक किया, और उसके ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ है, जो अंदर की बात होनी चाहिए कि किसके पास कितनी सुरक्षा है, कौन है, और बहुत सारे लोग हैं, अकेले मूसेवाला ही नहीं थे, अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं वो भी थे। अकाल तख्त में जो सिख धर्म है उसमें जत्थेदार का जो ओहदा होता है वो पोप वाला ओहदा होता है, धर्मगुरु हैं वो, जी हाँ, तो वो वैसे उनको देखा जाता है। उनकी सुरक्षा वापस ले ली। अगर आपको लगता है कोई दिखावा कर रहा है, कोई जहां पर जायज नहीं, आप उनकी लीजिए, लोग आपके साथ होंगे, लेकिन इस पूरे मामले में एक के बाद अभी तक संस्कार नहीं हुआ। देखिए आप वहां हजारों लोग जमा है उस गांव में, उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग 2 दिन से बैठे हुए हैं कल से। आपने 24 घंटे तक तो उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया शव का,
तो ये सारी जिम्मेदारियों से सरकार भाग नहीं सकती, और ये समझना होगा कि आप जो सही काम है वो करें, जिम्मेदारी के साथ काम करें। लोगों ने आपको बहुत मोहब्बत से इस कुर्सी पर पहुंचाया है, आप उसका तिरस्कार ना करें, उसका अनादर ना करें जो लोगों ने आपको जन्म दिया। और मोहाली का विस्फोट वाली बात हो या फिर मूसेवाला की हत्या हो या दूसरे जो इंसिडेंट, बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लॉ एंड ऑर्डर पे लग रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, सरकारी तंत्र की ओर से जो चूक हुआ है, कम से कम उसको स्वीकार तो कीजिए, फिर आगे बढ़िए, आगे आप जांच कीजिए, सही जो दोषी हैं उन तक पहुंचिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन जिम्मेदारी से कम मत भागिए। यही लोग फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने तमाम जानकारी दी, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आपका। चलिए अब कुछ कारोबार जगत से बातचीत कर लेते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एक टर्म है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को लेकर एक अहम नियम जारी किया गया है। 1 सितंबर से सभी आईपीओ की अर्जी पर तभी विचार किया जाएगा जब अर्जी के साथ बैंक खाते में पैसे ब्लॉक होंगे। अब यह नियम सभी आईपीओ और कन्वर्टेबल इश्यू पर लागू होगा। जी बिजनेस ने पहले ही यह खबर दिखाई थी और इस पर खबर पर मोहर लगी है। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तरुण शर्मा मेरे सहयोगी, पूरी खबर बताने के लिए। तरुण के पास जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि आईपीओ को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और नियम जो है रिटेल, बहुत पहले हमने एक खबर दिखा दी थी आईपीओ कन्वर्टेबल इशू पर। ये जो नए नियम हैं वो लागू होने वाले हैं और नए नियमों के मुताबिक आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब दिखाने को लेकर जो आरोप लगे थे, बिना पैसे ब्लॉक किए जाने वाली अर्जी वाले रूट का इस्तेमाल करने के जो आरोप लगे थे, उन सबसे पार पाने के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा था, उन सबसे पार पाने के लिए अब ये नया नियम लाया गया है। रिटेल निवेशक ताकि गुमराह ना हो, बार बार इस तरह के उनको गुमराह करने की कोशिशें भी होती रही हैं और आशंका भी बनी रहती थी कि आगे भी वो होते रहेंगे। इसीलिए अब ये आईपीओ को लेकर नया नियम जारी किया गया है। अर्जी पर तभी विचार होगा जब बैंक खाते में पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण बताइए क्या फैसला है ये और क्या असर होगा इस फैसले का एक आम निवेशक के लिए, क्या मतलब है इस खबर का? बिल्कुल, मतलब यह है कि सेबी अब जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जिस दिन आईपीओ के अंदर अपना पैसा डालता है तो असबा उसका पैसा ब्लॉक कर देता है असबा फैसिलिटी के चलते हुए। अब ऐसा ही पैसा ब्लॉक आपका क्यूआईबी और जो एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, जब वो पैसा लगाएंगे तो उसी दिन उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। यदि उनकी एप्लीकेशन यदि गो थ्रू होती है, एप्लीकेशन में आईपीओ में यदि शेयर्स मिलते हैं तो वो पैसा यूज़ हो जाएगा और यदि नहीं मिलते हैं तो पैसा वापस हो जाएगा। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की गई है रिटेल इन्वेस्टर और क्यूआईबी और एचएनआईज के बीच में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो क्यूआईबी एचएनआईज की मैंने इतना सब्सक्राइब किया, इसको देखते हुए भी पैसा लगाते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनको लगता है कि ग्रे मार्केट में जो आईपीओ है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो वो अपना पैसा वापस कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से सेबी ने ये कदम उठाया और 1 सितंबर के बाद से जो भी आईपीओ आएंगे उनमें ये फैसिलिटी अवेल करनी होगी। और मर्चेंट बैंकर्स इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सेबी ने कहा कि किसी भी तरीके का लीवे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि असबा की जो फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से तभी यूज़ हो पाएगा जब क्यूआईबी और एचएनआईज इसमें उनका पैसा ब्लॉक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम निवेशक के लिए एक बड़ी खबर, सितंबर के बाद जो भी आईपीओ आएंगे उनमें ये नया नियम लागू होगा। और अब वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश, मामला क्या है। अब मामला क्या है, हम आपको बताते हैं कि जो खबर होती है, जो चर्चा में होती है, उसका मामला दरअसल क्या है। ऐसी एक खबर है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई, जिस पर आज 118वीं द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी मालूम होगा, पाकिस्तान से 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा हुआ है। इस बैठक में दोनों पक्षों में सिंधु जल समझौते के तहत जो तमाम अहम परियोजनाएं हैं उन पर चर्चा होगी। इसमें हाइड्रो पावर यानी कि पन बिजली परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।
इस संधि के लिए यह बैठक हो रही है वो दोनों देशों के बीच 1960 में बनी थी और तब से दोनों देशों के प्रतिनिधि आए दिन मीटिंग भी करते रहते हैं। बहुत सारे इसमें टसल भी चलती है। सिंधु जल समझौते का पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सिंधु जल समझौता नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों का पानी बांटा गया है। इस संधि के तहत सिंधु की सहायक नदियों का बंटवारा किया गया है। इसमें सतलुज, ब्यास, रावी पूर्वी नदी हैं, जिनका पानी भारत के हिस्से में आया तो है ही, वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब हैं, जिनका पानी पाक को मिला है। हालांकि पश्चिमी नदियों पर भारत का भी हक है। संधि के मुताबिक भारत सिंचाई, परिवहन, बिजली के लिए इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। 19 सितंबर 1960 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया जो विवाद के निपटारे का काम करता है। इसी आयोग के प्रतिनिधियों की हर साल बैठक होती है। सिंधु नदी के जल को लेकर 1947 में आजादी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। सिंधु जल प्रणाली, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती हैं, लेकिन इनकी शुरुआत भारत से होती है। दरअसल पाकिस्तान को डर था कि दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत उसका पानी रोक सकता है और इससे वहां सूखे और अकाल के हालात बन सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान लगातार नदियों के समझौते के लिए जोर दे रहा था। दोनों देशों के बीच जब इन नदियों को लेकर विवाद बढ़ा तो 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने इसका तकनीकी रूप से हल निकालने का सुझाव दिया। उनकी राय पर सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लेक ने मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई थीं। कई बार सिंधु जल समझौते को तोड़ने की भी मांग उठी। हालांकि इस समझौते को तोड़ना आसान नहीं है। दोनों देशों में किसी भी बात पर ठन जाए, लेकिन समझौते के तहत भारत से जाने वाला पानी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। इस समझौते को दुनिया में अक्सर शांतिपूर्ण संभावनाओं के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध कई बार खराब भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना की वजह से कई लोगों ने अपनों को खोया। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों को इस महामारी में खो दिया। अब ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए पीएम मोदी ने एक सौगात दी है। पीएम मोदी ने चिल्ड्रन केयर फंड पर बात करते हुए कहा कि ये केयर फंड इस बात को साफ दर्शाता है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से इन बच्चों के साथ हैं। बच्चों की रोजमर्रा जरूरत से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई समेत स्वास्थ्य का जिम्मा पीएम मोदी का ये केयर फंड उठाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए उनके घर के आसपास ही किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाएगा। स्कूल के सभी खर्चे, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, कपड़े वगैरह सब इस फंड से दिए जाएंगे। तो 18 से 23 साल के इन बच्चों के लिए दिया जाएगा। 5 लाख तक का इलाज भी इसमें मुफ्त है। रोजमर्रा की पढ़ाई लिखाई वगैरह का, स्वास्थ्य का जिम्मा पूरा जो है पीएम केयर्स फंड उठाएगा। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। आधार कार्ड से जुड़ी नई एडवाइजरी को लेकर चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। साथ ही इसे एक सामान्य गतिविधि बताया है। आईटी मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी वापस लेते हुए कहा कि आधार होल्डर्स अपनी समझ से आधार नंबर शेयर करें। इससे पहले यूआईडीएआई ने हाल ही में एक नई आधार एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि लोगों को किसी भी संस्थान को, एनी ऑर्गेनाइजेशन
आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये एक रीजनल UIDAI का रीजनल ऑफिस है जो बेंगलुरु का, वहां से ये एडवाइजरी जारी की गई थी। इसे बाद में सरकार ने वापस ले लिया। इसकी जगह सरकार का ये कहना है कि आप मास्क्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये मास्क्ड आधार क्या है, इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिलेगा कैसे, पूरी प्रोसेस भी बता रहे हैं और थोड़ा मामला भी समझिए। अस्पताल, होटल, एयरपोर्ट, रेलवे, एडमिशन, नौकरी, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने तक में आधार एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। यूं कहें कि आधार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जितना अहम ये डॉक्यूमेंट है उतने ही बड़े उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल हैं। दरअसल सरकार ने इस रविवार को पहले एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा कि वो अपने आधार नंबर के दुरुपयोग को रोकने के लिए मास्क्ड आधार को ही किसी के साथ शेयर करें। इस एडवाइजरी से यही संदेश गया कि आधार की फोटोकॉपी का गैर कानूनी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू किए तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे वापस ले लिया और तर्क दिया कि लोग एडवाइजरी का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने जिस मास्क्ड आधार की बात की थी दरअसल वो है क्या और ज्यादा सुरक्षित क्यों माना जा रहा है। दरअसल ये ई आधार कार्ड होता है। डेटा लीक होने से बचने के लिए UIDAI ने मास्क्ड आधार का कॉन्सेप्ट शुरू किया जो रेगुलर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होता है। इसे UIDAI की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। रेगुलर आधार कार्ड पर आपको पूरे 12 नंबर दिखते हैं, जबकि मास्क्ड आधार पर सिर्फ अंतिम 4 नंबर ही दिखते हैं। शुरू के 8 नंबर क्रॉस होते हैं। हालांकि रेगुलर आधार की तरह मास्क्ड आधार भी स्मार्ट QR कोड, फोटोग्राफ और डेमोग्राफिक सूचनाओं से लैस होता है। होटल या एयरपोर्ट पर जब आप आधार कार्ड दिखाते हैं लेकिन चाहते हैं कि आपका पूरा आधार नंबर न दिखे, तो ऐसी स्थिति में मास्क्ड आधार कार्ड काम आता है। कार्ड का नंबर पूरा न दिखने से आपका आधार और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। लेकिन ज्यादातर घोटाले आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS के जरिए हो रहे हैं। ऐसे में पहचान मांगने वाली संस्थाओं के पास हमारे जो डेटा होते हैं वो कितने सुरक्षित हैं, इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी होगी ताकि ग्रामीण इलाकों में चल रहे जन सेवा केंद्रों पर AEPS के जरिए कोई घोटाला ना हो सके। अब आपको कुछ टिप्स देते हैं जो आपको आधार के फर्जीवाड़े से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले आधार कार्ड को किसी पब्लिक कंप्यूटर या इंटरनेट कैफे से डाउनलोड कर रहे हैं तो काम होने के बाद वहां से उसे तुरंत डिलीट कर दें। आधार से जुड़े नंबर पर आने वाले OTP को किसी भी दूसरे के साथ शेयर न करें। कभी भी अपने आधार नंबर से किसी और का मोबाइल नंबर लिंक न होने दें और न ही दूसरे के आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने की इजाजत दें। अपने बायोमेट्रिक्स को हमेशा लॉक रखें। आप UIDAI वेबसाइट के आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विसेज में जाकर ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको आपके हाथ फर्जी से बचाने में काम के। चलिए बात थोड़ा बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 1042 अंक चढ़कर 55,925 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 309 अंकों की तेजी के साथ 16,661 के स्तर पर बंद हुआ। आगे की चाल कैसी रहेगी? ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते की शुरुआत बाजार ने तेजी के साथ की है, शानदार शुरुआत, आगे की उम्मीद क्या रखें सर? बिल्कुल, ये मई की कटान गई, उसके बाद से माहौल थोड़ा सुधरने लगा है। कुछ तो सरकार की तरफ से भी जो पेट्रोल डीजल को लेकर पॉजिटिव स्टेप था, फिर आज मॉनसून की एक पॉजिटिव न्यूज आई कि 3 दिन पहले मॉनसून आ रहे हैं, उन सबसे थोड़ा सा मार्केट ठीक था। और कुछ नो नेगेटिव न्यूज भी एक पॉजिटिव था, क्योंकि काफी नेगेटिव न्यूज से पहले मार्केट गिरा हुआ था। अब धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है, तो उसकी वजह से भी मार्केट ने बाउंस दिया है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि 16,000, 750, 800 यही 200 डेमा है और वहां पे जाके रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाके थकावट दिखाया है और हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा कैचअप करे और निफ्टी हो सकता है इधर ही रहे। बट ओवरऑल विक्स भी नीचे आया तो उससे भी एक पॉजिटिविटी दिख रही है। सो आई विल बी स्टिल कॉशियस,
बट यही है कि जिन्होंने बाइंग कर रखी है वो बने रह सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का समय तो बिल्कुल भी नहीं है और अभी वेट करना चाहिए कि 16,800 के ऊपर डिसाइसिवली मार्केट बंद हो, उसके बाद ही कोई फ्रेश तेजी की बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।